हेलो लर्नर्स। इसके पहले लेक्चर में हमने मॉल्फिगन बॉडी के बारे में देखा था, जिसमें मैंने मॉल्फिगन बॉडी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो डिस्कस की हुई है। तो ये जो लेक्चर है ये उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो ये लेक्चर देखने से पहले आपने जो मॉल्फिगन बॉडी का जो लेक्चर है वो देखना ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल में हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कॉमन कलेक्टिंग डक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही हम जक्स्ट्राग्लोमेरुलर नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन यानी कि सुपरफिशियल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन के जो डिफरेंसेस हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो ग्लोमेरुलस है या बाउमेंस कैप्सूल की जो कैविटी है, ये बाउमेंस कैप्सूल की कैविटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की कैविटी के साथ कंटिन्यूएशन में है। तो बाउमेंस कैप्सूल या मॉल्फिगन बॉडी जैसे जहाँ पर एंड होती है वहाँ से ही ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो शुरू होता है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस तरह की सेल्स होती है इसके बारे में हम देखेंगे, और उनमें कौन से जो आयन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स है ये कुछ इस तरीके से होती है, कॉलमनार टाइप होती है, क्यूबॉइडल टू कॉलमनार टाइप। और ये जो सेल्स है इन सेल्स पर एक ब्रश बॉर्डर होती है, इसे माइक्रोविली कहा जाता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इसका जो एवरेज लेंथ जो होता है ये करीब 40 mm होता है, यानी कि ये जो लेंथ है ये करीब 40 mm है। और इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर जो है, जैसे ये जो है ये एक्सटर्नल डायमीटर हो गया। अगर हम इसका सेक्शन लेते हैं तो सेक्शन लेने के बाद जो भी ल्यूमेन रहेगी उसका डायमीटर जो है उसे इंटरनल डायमीटर कहेंगे हम। तो जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो है ये 60 माइक्रोमीटर होता है। 60 माइक्रोमीटर इसका एक्सटर्नल डायमीटर है। ल्यूमिनल डायमीटर की अगर हम बात करते हैं, इंटरनल डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये करीब 15 to 25 माइक्रोमीटर होता है। तो चलिए अब हम इसके सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो सेल्स होती है ये कॉलमनार टू क्यूबॉइडल शेप की होती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये ल्यूमिनल साइड है, मतलब ये हिस्सा हो गया इसका। और ये जो है ये सेल है, और यहाँ पर ये जो है ये पेरिटिबल कैपिलरी है। ये जो पेरिटिबुलर कैपिलरीज जो है ये इस रीनल ट्यूब्यूल के आजू बाजू में प्रेजेंट होती है, जहाँ से मटेरियल का एक्सचेंज जो है ये यूरिन फॉर्मेशन के दौरान पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो पेरिटिबुलर कैपिलरीज जो होती है ये यहाँ पर लोकेटेड होती है इस रीजन में। ओके, ये जो सेल्स है इन सेल्स में ल्यूमिनल साइड पर ब्रश बॉर्डर होती है। ओके, तो ये जो ब्रश बॉर्डर है ये ब्रश बॉर्डर एक्चुअली बहुत ही छोटे छोटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनते हैं, और इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को हम माइक्रोविली कहते हैं। तो ये जो माइक्रोविलीज जो होती है, तो ये जो माइक्रोविली है इसका एक बेसिक फंक्शन ये है कि ये जो सेल का जो सरफेस एरिया जो है इस सरफेस एरिया को ये बढ़ाने का काम करती है। ओके, ताकि जो एब्सॉर्प्शन जो होता है यहाँ से ल्यूमिनल साइड से ये ज़्यादा से ज़्यादातर हो सके। तो ये जो साइड है या ये जो साइड है इसे अपाइकल साइड कहेंगे, और ये जो साइड है ये बेसोलैटरल साइड कहेंगे हम। ठीक है, ये जो है ये बेसल डोमेन कहेंगे। तो ये जो सरफेस है इस सरफेस को हम कहेंगे अपाइकल डोमेन। तो यहाँ से आगे जो भी सेल्स हम स्टडी करेंगे इन सेल्स में जो ल्यूमिनल साइड है वो होगा अपाइकल साइड। ओके, और ये जो साइड होगा ये होगा बेसल डोमेन, अपाइकल डोमेन और बेसल डोमेन। तो अपाइकल साइड जो है इस अपाइकल साइड में हमें जो ट्रांसपोर्टर्स मिलते हैं वो है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर।
तो ये जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो है ये ल्यूमिनल साइड से सोडियम आयन और ग्लूकोज इनका को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। इसके अलावा जो अपाइकल साइट है, इस अपाइकल साइट में सोडियम अमाइनो एसिड सिम्पोर्टर्स भी होते हैं। इस अपाइकल पोर्शन में सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो बेसोलैटरल डोमेन जो है या बेसल डोमेन जो है, यहाँ पर ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है। जो पंप होते हैं, जितने भी पंप्स होते हैं, ये सारे के सारे एक्टिव होते हैं, यानी कि इन्हें ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ के जो बाकी के जो तीन जो है, यानी कि ये को ट्रांसपोर्टर, सिम्पोर्टर और जो एंटीपोर्टर है, इनके ऑपरेशन के लिए किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं पीसीटी के बारे में, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल 40 mm लॉन्ग होता है, एक्सटर्नल डायमीटर 60 माइक्रोमीटर होता है, ल्यूमिनल डायमीटर जो है वो 15 to 25 माइक्रोमीटर होता है। सेल्स जो होती है यहाँ की ये क्यूबाइडल तो कॉलमनार शेप की होती है। ओके, और इन सेल्स के सरफेस पर इस तरह के जो ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, जो आयन ट्रांसपोर्टर या मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टर्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो कौन से एरिया में कौन सा ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं लूप ऑफ हेनले की तरफ। तो जो लूप ऑफ हेनले है, इसमें हमें दो तरह की लिम्स देखने को मिल रही है, एक है डिसेंडिंग लिम्ब और एक है असेंडिंग लिम्ब। तो सबसे पहले हम डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम डिसेंडिंग लिम्ब में देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर जो है इंटरनल डायमीटर या ल्यूमिनल डायमीटर हम कहेंगे, ये जहाँ तक ये थिक है यहाँ पर ये 15 to 25 माइक्रोमीटर ही रहेगा। लेकिन आगे का जो डायमीटर है डिसेंडिंग लिम्ब में वो डिक्रीज होता जाएगा। ओके, डिसेंडिंग लिम्ब की जो सेल्स होती है ये कुछ फ्लैट टू कॉलमनार टाइप की होती है इस तरह की, और यहाँ पर जो माइक्रोविलीज जो होती है ये उतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती जितनी हमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मिली थी। तो डिसेंडिंग लिम्ब का जो थीन वाला जो पोर्शन है उसमें एक्चुअली माइक्रोविले होती नहीं है। ओके, वहाँ पर जो सेल्स है वो ट्रूली फ्लैट होती है। लेकिन एक जो मर्जिंग जो पोर्शन है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो सेल्स मिलेगी वो कुछ इस तरह की होगी। ओके, डिसेंडिंग लिम्ब में जो थीन पोर्शन है इसमें जो हमें सेल्स मिलेगी वो फ्लैट होगी। ओके, तो अब हम डिसेंडिंग लिम्ब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अपाइकल पोर्शन है, इस अपाइकल पोर्शन में हमें सोडियम और वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कराने वाले जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल को पैसिवली एब्जॉर्ब करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल का वैसे जो एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव ही होता है, कहीं पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है एक्वापोरिन। तो एक्वापोरिन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराता है यहाँ से। अब हम मूव करते हैं असेंडिंग लिम्ब पर। तो जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ पर थिन पोर्शन जो ये काफ़ी कम होता है और मैक्सिमम पोर्शन जो है ये ठीक होता है। तो यहाँ पर देखिए असेंडिंग लिम्ब की जो सेल्स है, असेंडिंग लिम्ब की जो सेल्स है, जो थिन पोर्शन है वो डिसेंडिंग लिम्ब की तरह ही रहेगा, जो सेल्स रहेंगी वो। अब जो असेंडिंग लिम्ब की जो सेल्स होती है ये कॉलमनार सेल्स होती है, कुछ इस तरीके की सेल्स होती है। इसके सरफेस पर हमें स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं इस तरीके से, और ये जो सेल्स है ये इस तरीके से मॉडिफाइड होती है कि जैसे असेंडिंग लिम्ब का जो मेन फंक्शन होता है ये NaCl का रीएब्सॉर्प्शन होता है, तो उस तरीके से ये सेल्स जो है ये मॉडिफाइड होती है। ओके, अब यहाँ पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादातर माइक्रोविलाइज जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। माइक्रोविलाई होती है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, सो इस तरीके से ये सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है। अब हम मूव करते हैं असेंडिंग लिम्ब के बाद जो पोर्शन आता है। और हाँ, एक और बात याद रखिए, यहाँ पर जो एवरेज लेंथ जो होता है लूप ऑफ हेनले का वो 20 mm होता है। ओके, एवरेज लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसमें डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब दोनों भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ। जो असेंडिंग लिम्ब जो होती है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मर्ज हो जाती है। तो ये जो पोर्शन ये जहाँ यहाँ पर जो हम जो देख रहे हैं ये डायग्रामेटिक व्यू है। एक्चुअल सिनेरियो में जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है
ये फोल्ड होकर यहाँ पर लोकेट होती है। ओके, मतलब दो अफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियल के बीच में ये लोकेटेड होती है। तो कैसे होती है ये हम देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले हम डिस्टल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल का कुछ न्यूमेरिकल डेटा देख लेते हैं। तो जो लेंथ होती है डिस्टल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल की, डिस्टल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल की जो लेंथ है ये करीब करीब 4.6 टू 5.2 mm होती है। ओके, तो ये है लेंथ। ओके, तो अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो ये होता है 20 to 50 माइक्रोमीटर। ओके, तो ये जो डिस्टल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल है इसका लोकेशन क्या होता है, ये होता है कॉर्टेक्स में, यानी कि किडनी का जो कॉर्टेक्स है वो यहाँ पर लोकेट होता है। जितनी भी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये भी कॉर्टेक्स में लोकेटेड होती है। लूप ऑफ हेनले जो होता है ये मेडुला में लोकेटेड होता है। ओके, तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमें कॉर्टेक्स में मिलता है। अब डिस्टल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल की एक खास बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो एक्चुअल सिनेरियो में डिस्टल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल ये यहाँ पर लोकेटेड होता है। तो ये किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे, और इसका एक इम्पॉर्टेंस भी है जो मैंने लास्ट लेक्चर में, यानी कि इसका जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर मैंने थोड़ी सी बात की थी अफेरेंट आर्टेरियल में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स के बारे में। तो उसका जो कनेक्शन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल सिनेरियो में जो नेफ्रॉन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये हो गया आपका माल्पीगेन बॉडी, ये है अफेरेंट आर्टेरियोल, ये है इफेरेंट आर्टेरियोल, प्रॉक्सिमल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब, और ये है डिस्टल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर देखिए आप डिस्टल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल कुछ इस तरीके से ग्लोमेरुलर की ओपनिंग पर लोकेटेड होता है। ओके, तो इसका इम्पॉर्टेंस क्या है ये हम देखेंगे। अब देखिए ये जो अफेरेंट आर्टेरियोल है, इस अफेरेंट आर्टेरियोल में कुछ सेल्स जो है ये मॉडिफाइड हो जाती है जिसे हम जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। डिस्टल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल में भी कुछ सेल्स मॉडिफाइड होकर न्यूक्लिया डेंसा बनाती है। ओके, यहाँ पर न्यूक्लियस जो है ये बहुत ज़्यादा डेंस एरिया में यहाँ पर जो सेल्स की जो न्यूक्लियस है ये डेंसली अरेंज होते हैं, इसलिए इसे मैक्यूला डेंसा कहा जाता है। अब अफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल और ये जो डिस्टल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल का सेक्शन है इसे हम थोड़ा सा फोकस करके देख लेते हैं। ओके, सिर्फ इतने पोर्शन को हम फोकस करके देख लेते हैं कि ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपैरेटस जिसे हम कह रहे हैं ये किस तरीके से लोकेटेड है। तो डिस्टल कॉर्नियोलेटेड ट्यूब्यूल ही हम देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपैरेटस जो है ये भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपैरेटस कैसे होता है। लेकिन जब हम एग्जाम्स में लिखते हैं या फिर जो भी स्टडी करते हैं तो ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपैरेटस है ये इसके साथ ही हमें लिखना है, लेकिन इसके ऊपर हमें एज अ नोट करके लिखना होता है। ओके, ऑब्वियसली इट इज़ अ पोर्शन ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, तो ये किस तरीके से होता है ये हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये अफेरेंट आर्टेरियोल है और ये है इफेरेंट आर्टेरियोल। अब ये जो सेक्शन है ये सेक्शन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का है। ओके, अब यहाँ पर रहेगा आपका इस तरीके से बॉमेंस कैप्सूल। ओके, तो ये अंदर जाकर फिर ये जो है ये ग्लोमेरुलर बना लेगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेल्स है इन सेल्स को हम जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। तो ये जो सेल्स है इन्हें हम कहेंगे जक्स्ट्रा। यहाँ पर जो सेल्स दिखाई दे रही है इस आर्टरीज के बाहर, ये जो राउंड जो रेड कलर की जो सेल्स है इन्हें कहा जाएगा एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। ध्यान रखिए ये है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर और ये है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियम सेल्स। इन सेल्स को लैसिस सेल्स भी कहा जाता है। तो ये है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ये है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, और ये जो ग्रीन कलर की जो सेल्स दिखाई दे रही है ये है ग्रैनुलर सेल्स। और यहां पर देखिए ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक सेक्शन है।
यहाँ पर ये जो मॉडिफाइड जो सेल्स दिखाई दे रही है हमें, इन सेल्स को हम, इन सेल्स से बना हुआ जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे न्यूक्यूला डेंसा। ओके, तो इनका थोड़ा थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं। तो ये जो मैक्यूला डेंसा जो है, ये मैक्यूला डेंसा करता क्या है? ये मैक्यूला डेंसा एक्चुअली जो इस डिस्टल कॉर्नरी ट्यूब्यूल में जो भी फ्लूइड आएगा यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसे सेंस करने का काम इस मैक्यूला डेंसा की सेल्स करती है। ओके, इनके ऊपर खास तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। उन रिसेप्टर से ये जो है ये उस सोडियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को या फिर NaCl के कॉन्सेंट्रेशन को ये सेंस करता है। ओके, ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है और ये जो लैसिस सेल्स है, ये सेल्स रेनिन सिक्रीट करती है। ओके, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ये अलग तरह का कंसेप्ट है, ये हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो ये जो लैसिस सेल्स और ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है, ये क्या करेगी? ये रेनिन सिक्रेट करेगी। अब ये जो रेनिन का सिक्रेशन है, ये रेनिन का सिक्रेशन रेगुलेट करने का काम ये म्यूक्यूला डेंसा करता है। किस तरीके से? जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन या NaCl का कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ जाता है, तो उस वक्त सिग्नलिंग के थ्रू, बायो सिग्नलिंग के थ्रू ये जो म्यूक्यूला डेंसा जो है, ये इनसे सीक्रेट होने वाला जो रेनिन है, इसका सीक्रेशन जो है ये कम कर देता है। मतलब जब यहाँ पर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, तो जो रेनिन है इसका जो सीक्रेशन है ये डिक्रीज करा देगा ये। ओके, अब एक छोटा सा कंसेप्ट याद रख लीजिए, जब भी सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, उस वक्त हाइपरटेंशन होता है, मतलब बीपी जो है वो हाई हो जाती है, हाई बीपी हो जाता है। ओके, तो उसे रेगुलेट करने का काम ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ये करता है, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर जो है इसे रेगुलेट करने का काम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का होता है। ओके, तो बेसिकली ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ये सोडियम के एक्सक्रीशन पर काम करता है। ओके, तो याद रखिए, जब भी सोडियम आयन अगर हाई हो जाता है यहाँ पर, तो रेनिन जो है ये लोअर्ड हो जाता है, और जब सोडियम आयन अगर लोअर्ड है यहाँ पर, तो रेनिन जो है ये हाई हो जाता है, और ये सोडियम आयन और वाटर मॉलिक्यूल का जो एब्सॉर्प्शन जो है वो यहाँ से इंक्रीज कर देता है। तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस है। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस के मेन 3 जो कंपोनेंट है वो याद रखिए। म्यूक्यूला डेंसा जो कि DCT का पोर्शन होता है, मतलब डिस्टल कॉर्नरी ट्यूब्यूल का पोर्शन होता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो कि अफेरेंट आर्टरियोल्स जो है उसका पोर्शन होता है। लैसिस सेल यानी कि एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियम सेल्स, ये अफेरेंट आर्टरियोल और इफेरेंट आर्टरियोल के बीच में प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये हो गया जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस। तो ये DCT के साथ लिंक था, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर पढ़ा दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टल कॉर्नरी ट्यूब्यूल के बाद, डिस्टल कॉर्नरी ट्यूब्यूल जो है ये कलेक्टिंग ट्यूब में मर्ज होती है। तो ये जो कलेक्टिंग ट्यूब है, यहाँ पर जो सेल्स होती है ये क्यूबॉइडल सेल्स होती है, और ये करीब करीब 20 mm लॉन्ग होता है। ओके, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है ये 20 mm लॉन्ग होता है, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में मर्ज हो जाता है। तो ये जो कॉमन कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, ये कॉमन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ बेलेनी में मर्ज हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेल्स ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, इसमें मेनली 2 तरह की सेल्स होती है। एक है प्रिंसिपल सेल, और जो दूसरी है वो है इंटरकैलेटेड सेल। तो इन दोनों में इनका दोनों का जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है या फिर ये जो फंक्शनल डिफरेंस जो होता है, इसके हम बात करेंगे। तो जो प्रिंसिपल सेल्स जो होती है ये ADH को रिस्पॉन्स करती है या फिर अल्डोस्टेरॉन को रिस्पॉन्स करती है। सो ये जो प्रिंसिपल सेल्स होती है ये ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन और अल्डोस्टेरॉन जो कि आपके एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इसे ये रिस्पॉन्स करती है। ओके, ADH की रिस्पॉन्सिव सेल्स हमें डिस्टल कॉर्नरी ट्यूब्यूल्स में भी मिलती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये जो इंटरकैलेटेड सेल्स जो होती है, ये इंटरकैलेटेड सेल्स आगे जाकर अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती है।
यानी कि अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स। तो इस तरीके से ये जो इंटरकैलेटेड सेल्स है ये अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स और बीटा इंटरकैलेटेड सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती हैं। तो ये जो सेल्स है ये किडनी का जो एसिड यानी कि जो ब्लड का जो पीएच मेंटेन करने का काम जो है ये मेनली इन सेल्स के द्वारा किया जाता है। ओके, इसकी खास बात क्या है, जो अल्फा और बीटा ये जो इंटरकैलेटेड सेल्स है इन सेल्स पर बैंड 3 प्रोटीन होता है। और ये बैंड 3 प्रोटीन करता क्या है, ये कार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन का एक्सचेंज करवाता है, जिसके थ्रू यहाँ पर एसिड बेस होम्योस्टैसिस जो है ये मेंटेन किया जाता है। ये बैंड 3 प्रोटीन एक तरह का कार्बोनेट आयन यानी कि एनायन एक्सचेंजर होता है और क्लोराइड आयन इनका एक्सचेंज करवाता है। ओके, तो इस तरीके से ब्लड का जो एक बेसिक जो ब्लड का जो पीएच होता है फिजियोलॉजिकल पीएच ये मेंटेन कराने के लिए ये इंटरकैलेटेड सेल्स जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में लोकेटेड है ये हेल्प करती है। आई होप आपको ये रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम यूरिन फॉर्मेशन पर यूरिन फॉर्मेशन का एक लेक्चर देखेंगे, जिसमें ये जितने भी पोर्शन है इस पोर्शन में कहाँ कहाँ पर कौन सी प्रोसेसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।